हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। तो कल हमने स्टार्ट कर लिया था कि भाई डीएनए क्या है। आज फिर से जल्दी से रिवाइज करके स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है डीएनए, होता क्या है। एक तो याद रखना है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको लिखा गया है, अगर आप वैसे के वैसे एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। तो डीएनए के बारे में क्या है, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लॉन्ग पॉलीमर है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई डीएनए की जो लेंथ है वो दो तरीके से डिफाइन हो सकती है। या तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में हम डीएनए को बता सकते हैं, या हम पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसको हम कहते हैं कि बेस पेयर कितने हैं। तो इन दो तरीके से हम डीएनए की लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। और ये डीएनए की लेंथ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एक ऑर्गेनिज्म का। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके डीएनए की लेंथ जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे ह्यूमन डीएनए है, जो हैप्लॉइड डीएनए दिया हुआ है, इसका 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर है। ये इस जो ह्यूमन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही आपको दूसरे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। 5x174 का 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा का 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ऐसे ही ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर दिया गया है। तो ये क्या है आपके, ये है आपके लेंथ ऑफ डीएनए को भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करेंगे, या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसको हमने कहा बेस पेयर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपको अभी बताया पहले ही डीएनए क्या है। तो डीएनए एक पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। तो इसमें अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो डीएनए के अंदर क्या होता है, केमिकल नेचर जो होता है डीएनए का वो होता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक एक चेन सी बन जाती है, जिसको हमने इसको कहा डीएनए। ठीक है। तो डीएनए का केमिकल नेचर क्या है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको पता होना चाहिए भी तीन चीज़ें होती है। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का एक और नाम दे सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड एक अटैच होता है। तो तीन चीज़ें हैं किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। सबसे पहले है भाई नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, और लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। तो जो पेंटोज शुगर है वो आरएनए के केस में कौन सी है, राइबोज है, और डीएनए के केस में कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज है। तो इस चीज़ को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए डीएनए का नेचर क्या है, डीएनए एसिडिक होता है, बेसिक होता है, तो आपको जो फॉस्फेट ग्रुप है जिसको मैंने एक और नाम दिया फॉस्फोरिक एसिड, तो मतलब अगर आप डीएनए की बात करो तो डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। अगली लाइन देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स। अब सबसे पहले हमने बात की न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट बताए, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। अगर अब बात करें नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं दो, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर है, एक है एडेनिन, एक है गुआनिन। पायरिमिडिन के अंदर क्या है, एक है साइटोसिन, एक है यूरेसिल और एक है थायामीन। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि जो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन है, इसमें से यूरेसिल और थायमिन जो हैं वो दोनों प्रेजेंट नहीं रहेंगे साथ में। अगर डीएनए है तो डीएनए के केस में साइटोसिन और थायमिन प्रेजेंट रहेंगे। अगर आरएनए है तो उस केस में थायमिन प्रेजेंट नहीं रहेगा, यूरेसिल प्रेजेंट रहेगा। तो साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट रहेंगे। देखो आगे लिखा हुआ है, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। यही बात है कि भाई जो यूरेसिल है वो आरएनए में प्रेजेंट होगा और जो थायमिन है वो आपका डीएनए में प्रेजेंट होगा। अब देखो, अब ये बात करेगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि बीच में शुगर होती है और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है और एक फॉस्फेट अटैच होता है। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है ये किसका हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर जो है,
शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जो अटैच हो रहा है वो कहाँ पे होगा, शुगर की जो पहली कार्बन है वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, और जो शुगर की 5वीं कार्बन है वहाँ पे होता है फॉस्फेट अटैच। तो ये बात करेगा कि ये जो बॉन्ड कौन से हैं, जो इन बॉन्ड का याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बॉन्ड, और आपको बेसिक्स भी बहुत इससे क्लियर होंगे। तो देखो, ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट कार्बन थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड। अब एक और वर्ड आ गया है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड होता है जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में लिंक हैं, फॉस्फेट ग्रुप अभी अटैच नहीं हुआ है, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्योंकि शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड है वो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये किसके बीच में हो रहा है, शुगर की पहली कार्बन के बीच में और जो नाइट्रोजनस बेस है उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो करेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब जो ये बनता है उसको हम कहते हैं जैसे कि एडिनोसिन या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन, गुएनोसिन या डीऑक्सी गुएनोसिन, या साइटिडीन या डीऑक्सी साइटिडीन। ये सब क्या हैं, तो ये सब आपके एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोसाइड के। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर अपने को याद रखना है सिर्फ शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट अभी अटैच नहीं हुआ। और जो ये बॉन्ड है शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, ये है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बनता किसके बीच में है, तो शुगर की पहली कार्बन के बीच में और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। और ये इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कई बार कि भी एडिनोसिन क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन क्या स्ट्रक्चर बनाइए। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ये एक न्यूक्लियोसाइड है। आगे पढ़ते हैं, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ये एक और बॉन्ड आ गया किसमें, जब शुगर जो है पहली कार्बन के साथ तो नाइट्रोजनस बेस से लिंक है, और शुगर का जो 5वीं कार्बन है उसका जो OH है वो अटैच होगा फॉस्फेट जो ग्रुप है आपका, फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। तो ये जो बॉन्ड है इसको हमने कहा फॉस्फोएस्टर लिंकेज या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉस्फोएस्टर नॉट डाईएस्टर, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे था आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं अब, ए कोरस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर इज फॉर्म्ड। मतलब अगर आरएनए है तो उसमें कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, अगर आरएनए की बजाय डीएनए है तो उसको कहेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि उसमें जो शुगर है उसमें फ़र्क है। द टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब देखो, अब मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अभी यहाँ पे मान लो शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस से लिंक हो गया और यहाँ पे फॉस्फेट, और एक और न्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे लिंक होता है, तो जो शुगर की 3rd कार्बन होती है और जो ये फॉस्फेट जो कि 5th कार्बन के साथ अटैच है, इसके बीच में बॉन्ड बनता है। और ये जो बॉन्ड है इसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में आपका एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये जो बॉन्ड है इनके नाम को ध्यान रखना है। अब देखिए, मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी ज्वाइंड इन सच ए मैनर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही क्या है, मान लो एक ये न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक ये हो गए, ये सभी न्यूक्लियोटाइड किससे लिंक हैं, अभी पढ़ा था आपने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो ऐसे ही जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो ये क्या बन जाएगी, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी। तो देखो ये ऐसे बताया हुआ है कि भाई ये शुगर हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, ये आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया, तो ये एक दूसरे से लिंक है, ये तो ये क्या बन गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई। ए पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़ 1 एंड फ्री। अब ये बात करेगा कि जो 5 डैश एंड फ्री होगा और 3 डैश एंड फ्री होगा। तो हम जब भी डीएनए को लिखते हैं आपको पता है, एक हम लिखते हैं 3 डैश एंड, दूसरा लिखते हैं 5 डैश एंड। तो 3 डैश और 5 डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो एंड फ्री हो गया उसको हमने कह दिया 5, जो भी एंड फ्री है उसको हम
नंबर दे देंगे कि भाई ये 5' एंड फ्री है जिस साइड, उसको हमने कह दिया 5', और जिस साइड 3' एंड फ्री है उसको कह दिया 3' एंड। 5' end sugar where it is referred as 5' end of polynucleotide. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has free OH. आपको पता है जो शुगर है, शुगर के पास जो थर्ड कार्बन के ऊपर अगला न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है, फिफ्थ कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है। तो अगर फिफ्थ कार्बन फ्री है तो वो क्या हो गया 5' एंड, अगर ये शुगर के पास थर्ड कार्बन फ्री है तो वो हो गया 3' एंड। तो यही है आपका, जब आप डायग्राम करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है नीट में कि भी जो बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो किस चीज़ से बन रही है। तो जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से बन रही है। आपको पता है शुगर और फॉस्फेट है, इसके सामने क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। तो नाइट्रोजनस बेस तो आपस में लिंक हो जाएंगे, लेकिन जो बैकबोन कौन बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, जो बैकबोन बनाएगा वो बनाएगा शुगर और फॉस्फेट मिल के क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसकी बैकबोन की फॉर्मेशन करते हैं। द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। जो आपकी बैकबोन होती है इससे क्या निकलेंगे, अब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो जो बैकबोन है वो कौन बना रहा है, शुगर और फॉस्फेट, और इस बैकबोन से जो नाइट्रोजनस बेस हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सब ये बाहर निकलते हैं, इसी से अटैच होते हैं। अब देखिए, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन। ये है आपका आरएनए के केस में बता रहा है कि भाई जो शुगर होती है, जो सेकंड जो कार्बन होता है उसके ऊपर एक एडिशनल OH होता है। जैसे कि डीऑक्सीराइबो शुगर है उसके अंदर जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं होता, यही इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इन द राइबोज ऑल्सो इन आरएनए यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमिन। ये डिफरेंस बताया है कि भाई जो आरएनए होता है और जो डीएनए जो है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आरएनए के बीच में एक तो शुगर जो प्रेजेंट होती है उसके सेकंड कार्बन के ऊपर एडिशनल OH है, जो डीएनए है उसके जो है सेकंड कार्बन के ऊपर एडिशनल OH नहीं है। और क्या मिलेगा, अब जो आरएनए के केस में यूरेसिल मिलेगा और यहाँ पे यूरेसिल की बजाय मिलेगा थायमिन। तो ये आपके मेनली डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के अंदर। अब ये बताएगा कि भाई जो डीएनए की डिस्कवरी है वो सबसे पहले किसने की थी, और आगे इसका जो डबल हेलिकल मॉडल जो दिया था उसके बारे में ये आगे बताने वाला है। तो देखते हैं, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई सबसे पहले जो एसिडिक नेचर है जो डीएनए का, कि भाई न्यूक्लियस के अंदर कोई एसिडिक डीएनए प्रेजेंट है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, तो मिक्सचर ने किया था 1869 के अंदर। ही नेम्ड इट न्यूक्लिन, उसने इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि उस टाइम ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कवर नहीं हो पाया। इट वाज इन 1953। अब क्या हुआ, 1953 के अंदर क्या हुआ, वॉटसन एंड क्रिक बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, ये जो साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले दो चीज़ें आई हैं। सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन जो डाटा था वो किसने दिया था, तो विल्किंस ने दिया था और फ्रैंकलिन ने दिया था। तो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया उसका यूज़ करके वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डबल हेलिकल मॉडल जो है ना वो डीएनए का प्रपोज किया था। डबल हेलिकल मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सबसे पहले जो किसने बताया था, डबल हेलिकल मॉडल का वॉटसन एंड क्रिक ने कब बताया था, 1953 में। और सबसे पहले जो डीएनए का एसिडिक नेचर किसने बताया था, 1869 के अंदर मिक्सचर ने बताया था। अब देखते हैं, वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये सेम लाइन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि भी जो प्रपोजिशन है, हॉलमार्क क्या है, जो डबल हेलिकल मॉडल है उसका मेन हॉलमार्क ऑफ प्रपोजिशन क्या है, तो उसका ये क्या है कि उसकी जो बेस पेयरिंग है
जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन जो बन जाएंगे दोनों, उनके बीच में जो बेस पेयरिंग है वो क्या है, मेन इनका हॉलमार्क है। However, this proposition was also based on observation of Chargaff that for double-stranded DNA। अब ये क्या बताएगा चारगफ के बारे में। चारगफ ने क्या किया था, चारगफ रूल होते हैं कि भाई जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं वो हमेशा प्यूरिन जो है वो हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही बेस पेयरिंग करेगा। जब एक स्ट्रैंड के अंदर प्यूरिन है, अगले स्ट्रैंड के अंदर पायरिमिडीन के साथ ही वो बेस पेयर करेगा। जैसे कि जो एडेनिन होता है, जो एडेनिन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के। ऐसे ही जो गुआनिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो मतलब जो प्यूरिन है वो हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही अपना बॉन्ड बनाएगा। देखो लिखा हुआ है आगे, चारगफ ने क्या कहा था, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल रेशियो। उसने ये दिया था चारगफ रूल। चारगफ रूल के अंदर क्या बताया था, प्यूरिन डिवाइडेड बाय पायरिमिडीन इज इक्वल टू 1। मतलब जितने प्यूरिन रहेंगे उतने ही पायरिमिडीन रहेंगे। या हम कह सकते हैं एडेनिन प्लस गुआनिन इज डिवाइडेड बाय थायमिन प्लस साइटोसिन, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। मतलब जितने एडेनिन और गुआनिन होंगे उतने ही थायमिन और साइटोसिन रहेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। ये बात कर रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, नॉट सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये क्या है, देखो आगे, द बेस पेयरिंग कन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्योंकि बेस पेयर किसी के साथ भी नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस, एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस के साथ ही पेयर करेगा। हमेशा प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही पेयर करेगा। तो ये क्या करेगा कि जो चेन है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, उसको एक स्पेसिफिसिटी, एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट है, जितने एडेनिन रहेंगे उतने ही जो दूसरे स्ट्रैंड है उसके अंदर थायमिन रहेंगे, जितने ही गुआनिन है वो दूसरे स्ट्रैंड के अंदर उतने ही साइटोसिन रहेंगे। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड्स कैन बी प्रेडिक्टेड। अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड का हमें सीक्वेंस पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस को पता कर सकते हैं, क्योंकि चारगफ रूल के द्वारा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो हमें पता है यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड पे थायमिन होगा, अगर यहाँ पे गुआनिन है तो हमें पता है यहाँ पे साइटोसिन होगा। तो ये सब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Also, if each strand form a DNA, let us call it parental DNA, act as template for the synthesis of new strand, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to the parent DNA molecule। अब ये क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बता रहा है कि भाई दो स्ट्रैंड हैं, अगर इनसे नए स्ट्रैंड बनते हैं तो इनको भी हम बता सकते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या रहेगा। मतलब जो पेरेंट डीएनए है उसको देख करके हम उससे बनने वाले उसके जो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं उसको भी बता सकते हैं कि वो कैसे बनेंगे। वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगे दूसरे स्ट्रैंड के। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। इसके कारण जो है वो डीएनए के जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से जो जेनेटिक्स के अंदर जो इम्प्लीकेशंस इसके स्ट्रक्चर की, उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ गई है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल मॉडल विच इज़ गिवन बाय वॉटसन एंड क्रीक इन 1953। तो ये आपको अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो आपको अच्छे से बार बार इसको पढ़ना है, और कहीं डाउट हो तो हम इसको फिर से क्लास में करेंगे।